हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपने जो टॉपिक अभी तक कंप्लीट हुए थे कैपेसिटेंस, अपन ने शुरू कर दिया था। किसी भी सर्कुलर कंडक्टर के कारण, स्फीयर के कारण, स्फेरिकल कंडक्टर के कारण कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बना था वो बना था C = 4πε0r। ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद में अपन ने अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल ली थी। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, उसके बाद में अपन ने कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और कंडक्टर तीनों अलग अलग चीज़ें थी, मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों को। अब उसके बाद में अपन ने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता था। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अपन ने देखा था कि चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को यदि डिक्रीज किया जाए तो उस कंडीशन में कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यही अपना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर था। अब नेक्स्ट अपने पास में जो आता है उसमें अपने तीन तरह के कैपेसिटर जो है वो बताए थे। एक तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक था स्फेरिकल कैपेसिटर और एक था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों ही अपने सिलेबस में है, तो वन बाय वन तीनों को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझने से पहले एक चीज समझना, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की चीजें अपने काम में आएगी। जैसे अपन ये बोलते थे कि ये मेरे पास में एक प्लेट थी, ये प्लेट कैसी थी, ऐसी, ठीक है, इस तरह की पैरेलल प्लेट, इस तरह से एक प्लेट थी। ठीक है, उसको अपन उस चैप्टर में तो कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे। उस चैप्टर में अपन ने ऐसे बनाई थी प्लेट। ठीक है, इसमें अपन कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है ये ऐसी ही, ये कंडीशन, ये स्ट्रक्चर है इसकी, इसको मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, इसकी थिकनेस कुछ भी हो सकती है, उससे अपन को मतलब नहीं है। इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या है, ए। ठीक है, ये सरफेस एरिया है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे रखी हुई है। अब इसको मैंने चार्ज दिया होगा, मान लो प्लस का कितना, Q चार्ज दिया होगा। प्लस का मैंने इसको Q चार्ज दिया और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। जैसे अपन इसको क्या देते थे, प्लस का Q चार्ज दे दिया था मैंने इसको। ठीक है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मानते थे अपन, सिग्मा। ठीक है, उस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता था, σ/2ε0। और सिग्मा क्या होता है, यदि इसका सरफेस एरिया अपन ए मान रहे हैं, जैसे इसका सरफेस एरिया मैंने ए मान लिया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा क्या होता है, Q/A। तो Q/2ε0A हो जाता था। ये तो एक प्लेट के कारण होता था। ठीक है, फिर अपन ने इसके पैरेलल एक नेगेटिव प्लेट वो लगाई थी। इस तरह से क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, मैंने बताया था आगे चीज़ें काम आएगी। ये एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, तो इसके इधर पैरेलल मैंने एक और कंडक्टिंग प्लेट लगा दी जिसपे नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, माइनस में। ठीक है, तो इसको मैं E1 मान लूँ, ये फर्स्ट प्लेट मान लूँ, सेकंड प्लेट मान लूँ, तो E2 भी कितना होगा, E2 भी कितना होगा, इस प्लेट के कारण यहाँ इंटेंसिटी, इस प्लेट के कारण यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, वही फॉर्मूला σ/2ε0। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, Q/A, तो Q/2ε0A हो जाता था। फिर पॉजिटिव के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण इंटेंसिटी इनवर्ड, यानी कि E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या होती थी, सेम होती थी, दोनों ऐड हो जाते थे। तो नेट इंटेंसिटी जो बनती है यहाँ पे σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 कितना हो जाता था, σ/ε0, और ये होता था Q/ε0A होता था। इतना अपन ने देख लिया था। तो अपने पास में एक तो ये इंटेंसिटी अपन फिलहाल काम में लेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, σ/ε0 या Q/ε0A। क्लियर, तो एक तो अपने ये चीज काम में आएगी। ये चीज फिर से रिवाइज ही कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि ये चीजें अपन काम में लेंगे। तो फिर ये मत देखना कि आया कहाँ से, ये आया यहाँ से कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में सिग्मा है, इसमें प्लस सिग्मा है, इसमें माइनस सिग्मा है। इंटेंसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन में होगी, तो नेट इंटेंसिटी जो बनेगी वो बनेगी σ/ε0। यानी इन दोनों प्लेटों के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी इस बीच में, ठीक है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड करती ही नहीं थी, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, सब जगह इंटेंसिटी कितनी बननी है, σ/ε0, यानी कि Q/ε0A। क्लियर। अब देखो और चीजें क्या काम आएगी, और चीजें और समझना कि जैसे मान लो मैं ये मान लूँ कि ये पॉजिटिव प्लेट थी। ठीक है, समझना इस चीज को, ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये अपनी नेगेटिव प्लेट थी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो मैंने मान लिया D था। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यदि V हो, तो और यदि यहाँ पे इंटेंसिटी E हो, ठीक है, E कौन सी, σ/ε0, ये अपन बाद में देख रहे हैं कितनी होगी। तो इंटेंसिटी मान लो E हो, पोटेंशियल डिफरेंस यदि V हो, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस यदि D हो, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि याद हो, मैंने बोला था फॉर्मूला अपन आगे काम में लेंगे, E = V/D। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था कि अपन ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने बताई हुई थी, बहुत अच्छे से ये समझाई थी कि ये चीज़ें क्या है।
यहाँ पे V जो होता था पोटेंशियल डिफरेंस होता था कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस यदि D है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है, तो मैं E इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, V अपॉन D। ठीक है, ये फॉर्मूला भी अपन काम में लेंगे, E इक्वल्स टू V अपॉन D। क्लियर। और फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, फॉर्मूला अपने पास में कैपेसिटेंस का होता था C इक्वल्स टू Q बाई V होता था। तो एक तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये क्लियर है कैसे हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक अपन फॉर्मूला ये वाला काम में लेंगे, E इक्वल्स टू V अपॉन D, ये भी क्लियर है कैसे हुआ। और एक अपन फॉर्मूला ये वाला काम में लेंगे, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है, ये तो अपन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ते ही थे। तो ये तीन फॉर्मूले मिला के अपने पास में कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके फॉर्मूले जो है वो निकल के आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये देखते हैं, अब ये तीनों चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि तीनों फॉर्मूले अपन काम में लेंगे। अब मैं ये नहीं बताऊंगा फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला अपने देख लिया कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले आए हैं। तो अब इसको तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से अपन को ये निकालना है, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्स्ट चैप्टर की इंटेंसिटी काम में आ रही है, एक ये वाला फॉर्मूला काम में आ रहा है रिलेशन वाला, और एक ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपना काम में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए तीन चीजें यहाँ पे काम में आती है। इसलिए पूरी डेरिवेशन जो है बोर्ड के लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। यदि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, ये टॉपिक तो सब बोर्ड में है और सबके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने पास में इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक आधे एग्जाम में आई ही जाती है। तीन इसमें केस बनेंगे, तीनों में से किसी ना किसी केस के लिए डेरिवेशन जो है वो निकल के आती है, एग्जाम में आती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब वन बाय वन इसमें अपन देख लेते हैं कि जब एयर या वैक्यूम हो, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे ये जो बीच बन रहा है इस बीच में एयर या वैक्यूम हो। ठीक है, यदि इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये तो फर्स्ट केस हो गया, यदि इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम आ जाता है तो मीडियम भी दो तरीके से आ सकता है। कब, जब या तो कंप्लीटली मीडियम हो यहाँ से यहाँ तक, जैसे दोनों प्लेटों को उठा के मैंने पानी में डाल दिया तो कंप्लीट मीडियम आ गया, या फिर पार्शियली मीडियम हो। पार्शियली कैसे, कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक इतनी सी प्लास्टिक शीट लगा दी, समझ में आ रही चीज। तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी। तो तीन केस है कि एक तो एयर हो, दूसरा कंप्लीटली मीडियम हो तो कैपेसिटेंस क्या होगी, और तीसरा पार्शियली मीडियम हो तो कैपेसिटेंस क्या बनेगी। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो, अभी बता देता हूँ, जैसे मान लो ये प्लेट थी, समझना ये प्लेट थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये प्लस का सिग्मा है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का सिग्मा है, ये नेगेटिव चार्ज है। फिलहाल यहाँ इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर यदि कोई मीडियम ले लिया इस तरह से, ठीक है, कंप्लीटली यदि कोई मीडियम ले लिया यहाँ पे इस तरह से, तो अब इंटेंसिटी कितनी होगी, यदि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में और क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अब जो इंटेंसिटी बनेगी यहाँ पे कंप्लीट मीडियम यदि है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन और काम में लेंगे जब अपन मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले जो है वो इसके अंदर काम में अपन लेते रहेंगे। क्लियर। तो अब देखते हैं वन बाय वन इसमें क्या चीज़ें हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो इसमें टॉपिक के अंदर काम में आने वाली थी वो मैंने बता दी। अब यदि ये चीज़ें समझ में आती है तो टॉपिक कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे लिए, अब बहुत ही सिंपल टॉपिक हो गया। बस ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपन को कहाँ से आया था और कौन से फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में मीनिंग यदि पता है ना फॉर्मूले का तो फिर फॉर्मूला लगाना बहुत सिंपल हो जाता है। इसलिए फॉर्मूले का मीनिंग ध्यान रखना कि फॉर्मूले का मीनिंग क्या बोल रहा है, कि एक्चुअल में अपन जो फॉर्मूला काम में ले रहे हैं वो एक्चुअल में किस चीज़ का है और उसको कैसे अप्लाई करना है। बस ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है टॉपिक के अंदर। अब समझो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन पढ़ रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब, जब व्हेन एयर और वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जब प्लेट्स के बीच में केवल एयर हो या फिर वैक्यूम हो, दोनों के लिए अपने क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है। तो अब इस कंडीशन में अपन देख लेते हैं। अब समझना इस चीज़ को, जैसे मान लो ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, दो प्लेटें ले ली अपने, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है, चार्ज इस पे क्यू है और एरिया इसका ए है। प्लेट समझ रहे हो कैसे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया, सेम नेगेटिव चार्ज है
और इस पे भी वही सिग्मा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज वही है Q, एरिया वही है A। क्लियर। अब मुझे निकालनी है इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया D है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने मान लिया V है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो इंटेंसिटी है वो मैंने मान ली E है। क्लियर। अब समझो, अब यदि मैं यहाँ पर मुझे निकालना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको अपन नाम देते हैं, और इसकी शेप प्लेट शेप में है तो इसको अपन नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो अपन को ये निकालना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। क्लियर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है उसको निकालने के लिए पहले तो ये देखो कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि मैं यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करूँगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा उस चीज़ को समझना। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है, एक बार फ़ोन ले लेता हूँ। हेलो, तो घर से फ़ोन आ गया था। चलो, तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, अभी बताई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैं क्या बोल सकता हूँ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ढंग से समझते हुए चलना। तो इंटेंसिटी तो आएगी यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आ गई। यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन लिखना चाहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, E इक्वल्स टू V अपॉन D। अभी बताया था E इक्वल्स टू V अपॉन D। ठीक है। तो यहाँ से V जो होगा वो क्या आ जाएगा, E इंटू D आ जाएगा। E की वैल्यू पुट कर दो। यदि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो अपने पास में फॉर्मूला बनेगा Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। इंटेंसिटी की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में क्या आ गया, D आ गया। अब अपन को निकालनी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज यदि Q है, पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है तो C क्या होगा, Q अपॉन V होता है फॉर्मूला, C इक्वल्स टू Q बाई V। V की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, C इक्वल्स टू Q अपॉन V कितना है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा तो C जो होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला अपना बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्हेन एयर और वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस देखो किस किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस जो होती है इस केस में, यदि अपन इस केस में बात करें, यही लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली किसके, एक तो एरिया के, और कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली किसके है, डिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा प्लेटों के बीच की मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी इस प्लेट की। ये कैपेसिटेंस किसकी आई है, इस कंडक्टिंग प्लेट की, अपन इसी की तो निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा उतना ही तो ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकती है। तो अपन पहले भी देख चुके हैं कि साइज बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, इन दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस यदि बढ़ा दूंगा तो आप समझना इस चीज़ को, वैसे तो फॉर्मूले से पता चल रहा है, यदि डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो इस नेगेटिव पोटेंशियल का, जो नेगेटिव पोटेंशियल ये प्लेट बनाएगी उसका यहाँ पर इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। यदि डिस्टेंस बढ़ जाती है तो पोटेंशियल कम हो जाता है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज तो होगा लेकिन कम डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल यदि कम डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस कम इंक्रीज होती है, यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने पर कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिस्टेंस कम करने पर कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये तो अपने पास में फर्स्ट केस आता है व्हेन एयर और वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। नंबर सेकंड केस। अब यदि अपन सेकंड केस देखें तो सेकंड केस क्या है, व्हेन कंप्लीटली कंप्लीटली मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली मीडियम आ गया, तो प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली मीडियम आ जाएगा तो क्या होगा वो समझना। कंप्लीटली मीडियम, पार्शियल मीडियम में बता दिया था क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ये अपने पास में प्लेट थी, ये भी एक और प्लेट थी, वही चार्ज इस पर कितना था, Q,
सरफेस एरिया कितना है इसका A, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इस पे सिग्मा। इस पे चार्ज कितना है माइनस में, इधर वैसे इधर बनता है चार्ज, अपन इधर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें इधर की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसमें इधर की तरफ आ गया। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, वो इसके पास भी चार्ज कितना है Q, इसका भी एरिया कितना है A, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जैसे मान लो इन दोनों प्लेटों को उठा के मैंने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दो, या दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीटली अपन ने कोई प्लास्टिक शीट लगा दी, या और कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है, राक्षस वाला पेन आ चुका है मैदान में, ये मान लो मैंने इसमें कंप्लीटली मीडियम डाल दिया, ठीक है। कंप्लीटली मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो मैंने मान ली कितनी है एप्सिलॉन r मान ली। तो अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी बनेगी वो कौन सी इंटेंसिटी बनेगी, मीडियम वाली इंटेंसिटी, क्योंकि मीडियम आ गया तो मीडियम वाली इंटेंसिटी बनेगी। अब देखो मीडियम वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, तरीका वही है, केवल इंटेंसिटी चेंज होगी, बाकी अपन को करना वही है। मीडियम वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, जब कंप्लीटली मीडियम आ गया तो मीडियम वाली इंटेंसिटी क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होगी। अभी बताया था कि मीडियम वाली इंटेंसिटी क्या हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और सिग्मा क्या होता है Q बाई A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A। अभी तक अपन वही चीज़ चल रही है, इंटेंसिटी ये आ गई, और वहाँ पे इंटेंसिटी मीडियम के केस में क्या आ जाएगी ये वाली, क्लियर। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, इंटेंसिटी होती है V बाई D और पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंटू D। मान लो वही प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ E मीडियम इक्वल्स टू V इंटू डी, जैसे सॉरी V इक्वल्स टू क्या होता है E इंटू डी, तो V मीडियम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा मीडियम में, इंटेंसिटी इन मीडियम इंटू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल जो होगा मीडियम में वो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू मीडियम, इंटेंसिटी मीडियम इंटू डिस्टेंस, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, क्लियर। इंटेंसिटी इन मीडियम पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देंगे तो V मीडियम क्या आएगा Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A आ जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल आ गया, फिर अपन क्या करते हैं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्या Q अपॉन V मीडियम, और मीडियम के केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी Q अपॉन V मीडियम। V मीडियम की वैल्यू यहाँ पुट करो, जब V मीडियम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो C मीडियम क्या आ जाएगा Q, ठीक है। Q तो ऐसे कैसे, और ये V मीडियम पूरा उठा के नीचे ले जाऊँ, V मीडियम पूरा उठा के यदि मैं नीचे ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A, तो ये आ जाएगा मेरे पास में QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A। Q से Q कैंसिल, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो C मीडियम जो बनेगा वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। तो मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस होती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। अब देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वो किसके इक्वल है C के, C कब, जब एयर या वैक्यूम हो, यानी कि C मीडियम जो होगा वो एप्सिलॉन r टाइम्स होगा C एयर या वैक्यूम के, यानी कि मीडियम के केस में कैपेसिटेंस बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन r की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती, 0 1 हो सकती है एयर या वैक्यूम के लिए, बाकी उसके लिए उससे ज़्यादा ही होगी, यानी कि मीडियम के केस में कैपेसिटेंस जो होगी वो C, एयर के केस में कैपेसिटेंस से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ही होगी, और कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ही होगी, तो मीडियम के केस में कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। यदि मीडियम लगा दोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, वो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं कि मीडियम लगाने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि एक तो एरिया बढ़ाने पर यानी कि साइज बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है, मीडियम लगाने पर भी कैपेसिटेंस बढ़ती है, और ये अपन ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में देख ही लिया था कि यदि कोई दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ले आता हूँ तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दो केस अपने इसके अंदर हो गए, जब एयर या वैक्यूम हो या फिर जब कंप्लीटली मीडियम हो, तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड जो डेरिवेशन आती है, फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही, थर्ड जो डेरिवेशन आती है वो आती है जब पार्शियली मीडियम हो, दोनों प्लेट्स के बीच में जब पार्शियली मीडियम हो तो क्या होगा। अब उसमें थोड़ा सा अपना को दिमाग लगाना है, तो उस चीज़ को और समझना। तो ये दो अपने केस हो गए। अरे नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो भाई, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स मैं अपलोड करूँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ नोट्स अपलोड ज़रूर होंगे, लेकिन जब तक खुद नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। स्पून बोन मत बनो
कि यहाँ भी हमें तो जब मिलेगा तब हम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ढूंढो चीज़ों को और खुद बनाने की कोशिश करो। खुद बनाओगे तो हो सकता है या हो जाएगा कि मेरे से भी अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं केवल काम की चीज़ें लिखता हूँ और तुम लोग फालतू चीज़ें भी लिख लोगे। फालतू चीज़ें कौन सी? जो तुम्हें समझने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा तो मैं जैसे मान लो बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ ऐसे कैसे नोट्स में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें नोट्स में लिखी हुई नहीं मिलेगी। समझ में आ रही चीज़? इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो भी तुम्हें लिखना है, इसलिए नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे तो अच्छे नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे और फिर पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड केस हो गया। अब थर्ड अपना केस में थर्ड केस क्या है? व्हेन पार्शियली मीडियम, ठीक है। इसी को इरेज कर देते हैं, टाइम भी सेव हो जाएगा और लिखना भी कम पड़ेगा। थर्ड अपना केस क्या है? व्हेन पार्शियली, स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग क्या है कभी कभी दिमाग में आ जाती है, कभी कभी नहीं आती, ठीक है। व्हेन पार्शियल मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। अब इस मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में एयर वैक्यूम भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, यानी दोनों चीज़ें आ गई। फर्स्ट केस में अपन ने क्या देखा था? जब एयर या वैक्यूम हो। दूसरे केस में क्या देखा था? जब पूरा मीडियम ही है। और थर्ड केस में क्या देखेंगे कि एयर भी है और मीडियम भी है। समझ में आ रही चीज़? तो पार्शियली मीडियम होगा तो क्या होगा उस चीज़ को समझना। जैसे मान लो मेरे पास में ये प्लेट है, ढंग से समझना। अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, बाकी तो सब नॉर्मल टॉपिक थे। सरफेस चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा, चार्ज वही क्यू, सरफेस एरिया वही ए, ठीक है। और ये अपने पास में दूसरी प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट आ गई। चार्ज को अंदर बनाना है, अब कई बार दिमाग से निकल जाती है चीज़ें, कोई नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज तो वो उधर चला गया। इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वही क्यू, सॉरी सिग्मा, चार्ज वही क्यू, एरिया वही ए, ठीक है। डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच की वो कितनी है? वही है, कितनी? डी है, डी, ओके, क्लियर। अब देखो, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में अभी फिलहाल क्या है? एयर है। यदि मैं दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा मीडियम डाल दूंगा, प्लास्टिक शीट डाल दूंगा तो कंप्लीटली मीडियम हो जाएगा। अभी फिलहाल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है फिलहाल कैपेसिटेंस कितनी है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यदि कंप्लीटली मीडियम डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब मैंने ना तो कंप्लीटली डाला ना केवल एयर छोड़ दी, मैंने क्या किया है? बीच में एक छोटी सी प्लास्टिक की शीट मान लो या और कोई मीडियम मान लो, ऐसा मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर है, ठीक है। कितनी थिकनेस का? टी थिकनेस का एक मीडियम डाल दिया। अब मुझे निकालनी है कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी होगी। समझ में आ गई चीज़? अब देखो, इसको समझना, ये अच्छा टॉपिक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, देखो यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि अभी यहाँ पर एयर कितनी है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर कितनी है? टोटल डिस्टेंस डी थी, उसमें से टी थिकनेस में क्या आ गया? मीडियम आ गया। तो एयर कितनी डिस्टेंस है बची? डी माइनस टी बची। तो डी माइनस टी थिकनेस में तो एयर है, तो वहां पर तो जो इंटेंसिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी? एयर वाली। और टी थिकनेस में मीडियम है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कौन सी बनेगी? मीडियम वाली। यदि मैं यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करूँगा तो वो कौन सी बनेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि मैं यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करूँगा तो क्या बनेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बनेगी ऐसे। एयर कितने मीडियम में है? डी माइनस टी। तो मैं यदि टोटल पोटेंशियल यहाँ निकालूँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो वो कौन से पोटेंशियल होंगे? वी एयर प्लस वी मीडियम। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? एयर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये मान लो एयर का पोटेंशियल प्लस मीडियम का पोटेंशियल, यही तो बनेगा दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? पोटेंशियल का फॉर्मूला भी अपन ने देखा था। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है E इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो जब मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो एयर के केस में तो क्या आ जाएगा? E एयर इंटू एयर कितने डिस्टेंस में है? डी माइनस टी। समझना अच्छे से, एयर कितने डिस्टेंस में है? डी कौन सी डिस्टेंस थी जहां पर इंटेंसिटी बनती है और पोटेंशियल डिफरेंस लिया था। तो अब मैं एयर वाली ले रहा हूं तो एयर कितनी डिस्टेंस में है? डी माइनस टी में, डी माइनस टी में ही है। तो ई एयर इंटू डी माइनस टी
और मीडियम के लिए अपन बोलेंगे इंटेंसिटी कितनी है, ई मीडियम, और डिस्टेंस कितनी है, टी। मीडियम की थिकनेस कितनी है, टी, और एयर की थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी। तो ये तो ई एयर इंटू डी माइनस टी प्लस ई मीडियम इंटू टी। क्लियर? अब समझना, अब यहाँ पे समझना V इक्वल्स टू ई कितना है एयर के केस में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई एयर के केस में तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, प्लस मीडियम के केस में इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ इंटेंसिटी बनेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी बन जाएगी। देखो कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ सकता है। तो V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाएगा। क्लियर? अब समझो, ये तो क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। अपन को तो कैपेसिटेंस निकालनी है, और इसको मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ। पहले इसी को आगे बढ़ा लो, सिग्मा की जगह क्या बोल सकते हैं, वही क्यू बाई ए। तो सिग्मा की जगह अपन क्यू बाई ए बोल सकते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर क्या रहेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर रह जाएगा। ये तो आ गया पोटेंशियल। अब अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू अपॉन वी में वी की वैल्यू यहाँ से उठाओ पूरे के, और उस पूरे को यहाँ पुट कर दो, कर देंगे। तो अपने पास में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा, कब, जब पार्शियली मीडियम है। ये कब है, जब अपन क्या ले रहे हैं, पार्शियली मीडियम, पार्शियली मीडियम, पार्शियली मीडियम, पार्शियली मीडियम, पार्शियली मीडियम, पार्शियली मीडियम। ठीक है? तो अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, C क्या होता है, Q अपॉन V पार्शियली मीडियम होता है। अरे होता है कि नहीं होता, होता है। अब V पार्शियली मीडियम पुट कर दो, C पार्शियली मीडियम इक्वल्स टू Q अपॉन, समझना, V पार्शियली मीडियम, ये पूरा पुट कर दो। पूरा पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, आ जाएगा। और अंदर क्या रह जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा। तो C पार्शियली मीडियम जो आएगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये जो फॉर्मूला बनता है, ये अपने पास में फॉर्मूला बनता है पार्शियली मीडियम के केस में फॉर्मूला। तो पार्शियली मीडियम के केस में अपने पास में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर? अब देखो, ये रामबाण फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं? बाकी कौन से? जब कंप्लीटली मीडियम, जब मीडियम था ही नहीं तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस क्या थी, फॉर्मूला याद हो तो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। जब मीडियम नहीं था उसका टाइम पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। क्या ये फॉर्मूला बनता है? यदि मैं मीडियम को हटा दूँ तो, मीडियम को हटा दो, हटाओगे किसको, टी को, या फिर एप्सिलॉन आर, दोनों को हटा दोगे, एप्सिलॉन आर भी हट जाएगा और टी भी हट जाएगा, या फिर टी की जगह क्या पुट कर दोगे, जीरो। जब मीडियम ही नहीं है तो टी की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। ये टी जीरो, ये टी जीरो, ये पूरा जीरो, बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी आ जाएगा। और जब कंप्लीटली मीडियम था, जब कंप्लीटली मीडियम था तो फॉर्मूला ये बना था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन डी। देखो यही बनता है। जब ये मीडियम पूरा फैल गया, पूरा फैल गया, तो उस कंडीशन में टी किसके इक्वल होगा, डी के, होगा कि नहीं होगा। तो टी को डी के इक्वल पुट कर दो, टी को डी के इक्वल पुट करूंगा तो डी माइनस डी तो जीरो, यहाँ पे डी अपॉन एप्सिलॉन आर बचेगा, डी अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन डी। तो ये जो फॉर्मूला अपना बन रहा है कंप्लीटली मीडियम के केस में और पार्शियली मीडियम के केस में और मीडियम के एब्सेंस में, तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला बना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन एक तरह से इसको अपन बोल सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये एक तरह से रामबाण फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन बाकी सारे फॉर्मूले जो है वो डराइव कर सकते हैं। तो ये अपने 3 डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब देखो उसमें कुछ स्पेशल केसेस और है, वो स्पेशल केसेस क्या क्या है उस चीज़ को और समझना। कि मान लो, मैं ये मान लूँ कि ये जो अपन ने मीडियम लिया है पार्शियली मीडियम वाला, वो पार्शियली मीडियम यदि मेटल हो, यदि पार्शियली मीडियम जो है, यदि अपन स्पेशल केस की बात करें इसके अंदर, स्पेशल केस वो मैं बोल सकता हूँ यदि यहाँ पे मेटल हो। मेटल का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है?
यदि मैंने यहाँ पे मेटल ले लिया तो क्या है, एप्सिलॉन आर क्या होगा मेटल्स के लिए। अब वो देखो फर्स्ट चैप्टर की चीज़ें याद आई। आर जो होता है मेटल्स के लिए वो क्या होता है, इन्फिनिटी। याद है, मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी मेटल्स के लिए। एप्सिलॉन आर यदि मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में पार्शियली मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस बनेगी वो क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो मेटल्स के केस में जो पार्शियली मीडियम लेओगे तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। क्लियर। अब देखो इसको अब मान लो जरूरी थोड़ा ना ये एक ही मीडियम लें, पर मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे यदि मीडियम हो सकते हैं तो इसको समझना ये क्या चीज़ है, ये तो कौन से डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में एयर है वही तो डिस्टेंस है ये। और ये अपने पास में क्या है, मीडियम का थिकनेस अपॉन मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। समझना, ठीक है। अपन को फॉर्मूला याद रखना है। तो अब ये तो मैं मिटा देता हूँ, इसमें कुछ अब ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। उस फॉर्मूले को अपन आगे बढ़ाएंगे, मिटा दो, ओके, ठीक है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा सॉन्ग था। कुछ सॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं रियल में, जो कई बार डीमोटिवेशन रहता है तो मोटिवेट कर देते हैं। तो ये भी एक उनमें से एक सॉन्ग है। चलो अब समझना इसको। जैसे मान लो ये मेरे पास में मेटल्स, ये तो मेरे पास में दो कंडक्टिंग प्लेट थी ऐसे, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मैंने क्या किया है, क्या किया अभी मैंने ये किया कि यहाँ पर एक मटेरियल ले लिया इतनी थिकनेस का, ठीक है, ऐसे ले लिया। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1 1 और थिकनेस T1, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1 ले लिया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे दूसरा मेटल लिया, यहाँ मान लो दूसरा मेटल ले लिया, पास में भी ले लो, अलग अलग ले लो, सेपरेशन में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरा मेटल ले लिया, रिलेटिव परमिटिविटी थिकनेस T2, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R2, ठीक है। एक और ले लेते हैं ग्रीन कलर का, या राक्षस वाला पेन लाते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये मान लो राक्षस वाला पेन आ चुका है। ये मैंने एक तीसरा मीडियम ले लिया, थिकनेस T3, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R3, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अपन 3 की बात कर लेते हैं। अब देखो इसके लिए अपन को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाना है। यदि बहुत सारे मीडियम हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर्मूला बनाने का तरीका याद रखना है, बाकी तो फॉर्मूला याद रखना है, बनाना कैसे है। अपने पास मेन फॉर्मूला क्या है, ये वाला एप्सिलॉन नॉट ए, तो ऐसे कैसे समझना, इसे एप्सिलॉन नॉट ए अपन ऐसे कैसे। मैंने बताया कि ये कौन सी डिस्टेंस थी जहाँ पर एयर है, वही डिस्टेंस है डी माइनस टी। कौन सी डिस्टेंस है, जहाँ पे एयर है। अब यहाँ पे एयर कितने डिस्टेंस में है, यदि इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है तो एयर कितने स्पेस में है, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। इस पूरे D में से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो एयर बच जाएगी, ठीक है। तो पूरी डिस्टेंस D है, कितनी डिस्टेंस माइनस करूंगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि नीचे तो क्या रह जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया। और भी बहुत सारी हो सकती है, आगे और बढ़ा सकते हो, डॉट डॉट लगाना चाहो तो डॉट लगा सकते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया। प्लस कौन सा, ये वाला। अब ये तो क्या था, फर्स्ट मीडियम की थिकनेस अपॉन फर्स्ट मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, प्लस सेकंड मीडियम की थिकनेस अपॉन सेकंड मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आगे फॉर्मूला चलता जाएगा। जगह का मैं इसलिए थोड़ा लिखा है, बाकी और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला कब बनता है, जब बहुत सारे मीडियम हो, ठीक है, जब एयर भी है और बहुत सारे मीडियम भी है। अब मान लो ये कब है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब है जब अपनी क्या क्या प्रेजेंट है, एयर भी है और मल्टीपल मीडियम्स हैं, ठीक है। अब मान लो एयर हो ही ना,
पूरे स्पेस में ही मीडियम है लेकिन अलग अलग है। यदि एयर ही नहीं है तो जब एयर ही नहीं है, जैसे मान लो ऐसा कोई कंडीशन बन गई, ये मान लो, इसको यहाँ पे लाइन से ब्रेक कर लेते हैं, ये मान लो ऐसा अपना कैपेसिटर था, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। इस प्लेट के अंदर, ठीक है, अलग अलग अपन मीडियम ले लेते हैं। अलग अलग कौन से, जैसे मान लो एक मीडियम तो ये है, ठीक है, ये एक मीडियम आ गया ऐसा, ठीक है, T1 थिकनेस का। दूसरा मीडियम मैंने ये मान लिया, ये मान लो दूसरा मीडियम आ गया T2 थिकनेस का ऐसे, ठीक है, ये T1 थिकनेस का है, ये T2 थिकनेस का है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, इसके एप्सिलॉन R2 है, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। एक ग्रीन कलर का लगा देते हैं कि एक मीडियम मान लो ये वाला था ऐसा, ठीक है, इस तरह से। इसकी थिकनेस मान लो T3 है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R3 है। अब एयर तो नहीं है, एयर नहीं है, पूरे स्पेस में अपन ने क्या ले लिया, मीडियम ले लिया। तो अब इस केस में कैपेसिटेंस क्या बनेगी उसको समझना। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये पूरी थिकनेस अब किसके इक्वल होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, क्या पूरी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी। और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, D के। तो D माइनस डी क्या हो जाएगा, 0। तो ये केवल बच जाएगा, यानी कि अपने पास बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला तब बनेगा जब अपने पास में कंप्लीटली मीडियम हो डिफरेंट टाइप्स के। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना जो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फॉर्मूले यदि मैं रिवाइज कर दूँ तो फॉर्मूले सुनना, अपन ने क्या क्या फॉर्मूले बनाए हैं उस चीज़ को समझना कि जब पार्शली मीडियम, जब कोई मीडियम नहीं है अब समझना फॉर्मूलों को, बस फॉर्मूले याद रखने हैं। डेरिवेशन जो है वो तो अपनी वो 3 डेरिवेशन थी, वो इंपॉर्टेंट थी। जब कोई मीडियम नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कब है, एयर या वैक्यूम के केस में आया था। जब कंप्लीटली मीडियम है तो फॉर्मूला क्या बना था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह के भी मिल सकता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैंने पहले ही बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं और के से भी डिनोट करते हैं। के से करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बन जाएगा। यदि पार्शियली मीडियम होता है तो फॉर्मूला क्या बना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये रामबाण फॉर्मूला अपना आया था पार्शियली मीडियम के केस में, ठीक है। और यदि मल्टीपल मीडियम्स हैं तो फॉर्मूला क्या बना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2। इस तरह से आगे चलता जाएगा, थोड़ा फास्ट ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना। और यदि मान लो कंप्लीटली मीडियम ही है लेकिन अलग अलग मीडियम है तो फॉर्मूला क्या बना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, ठीक है। इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आ गए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। तो ये इस तरह से अपना फर्स्ट जो टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस अपन को निकालनी थी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस अपन निकाल ली। एक तो जब एयर या वैक्यूम हो, दूसरा कंप्लीटली मीडियम हो, तीसरा पार्शियली मीडियम हो, फोर्थ मल्टीपल मीडियम्स हो, मल्टीपल मीडियम्स विद एयर हो, और एक था मल्टीपल मीडियम विदाउट एयर है, ठीक है। तो विद एयर में तो ये रहा और विदाउट एयर में ये रहा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपने पास में निकल के आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक है वो बोर्ड पे लिखा गया है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपना कंप्लीट हो गया था। अब 2 कैपेसिटर अपने पास में और है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। उनकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले और अपन डराइव करके देख लेते हैं वो कैसे होंगे। थ्योरी का टॉपिक नहीं है, फिर बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दे रखा है स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो एनसीईआरटी में तो सिलेबस में है अपने, तो अपन थ्योरी एज ए थ्योरी ही इसको पढ़ लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा कैसे, पहले तो ये समझो कैसा होता है वो। मैं पहले बता दिया था, बना के ही बताया था, और कैसे बनेगा वो भी अपन ने देख लिया था, तो वो नई चीज़ें नहीं है। जैसे मान लो ये मेरे पास में कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने चार्ज क्या दे रखा है, प्लस का क्यू दे दिया, प्लस का क्यू, जितना चार्ज ले सकता था उसका जितना दे दिया।
इस पे पोटेंशियल कितना हो गया होगा, मान लो V पोटेंशियल हो गया होगा, इंटेंसिटी E हो गई होगी, वो सब चीज़ें अलग है। अब इसके चारों तरफ मैंने क्या बनाया है, इसके चारों तरफ मैंने एक और स्फीयर बना दिया, ऐसा दिख रहा है, ये एक और स्फीयर बना दिया, बड़ा ही सुंदर स्फीयर बना है। ऐसे ऐसे स्फीयर बनने लग गए तो इस पढ़ाना छोड़ना पड़ जाएगा। एक साइड से दबाव है थोड़ा सा, चलो कोई ना। तो ये मैंने एक और स्फीयर बना दिया, मज़ा नहीं आया यार, चलो कोई ना। तो अपन ने ये इस पे एक और स्फीयर बनाया इस तरह से, हाँ अब कुछ ठीक है। तो इस स्फीयर में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। बाहर वाली सरफेस को अपन ने क्या करता है, क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखी है। तो बाहर वाली सरफेस वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। अंदर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और बाहर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज रहेगा, 0 रहेगा। इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस वो अपन ने मान ली R2, और इसकी रेडियस मैंने मान ली R1, कुछ भी मान लो, AB मान लो, R1 R2 मान लो, कुछ भी मान लो। अब मुझे ये कैपेसिटर बन गया, बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम है, या कोई मीडियम भी डाल सकते हैं। तो बीच में एयर, वैक्यूम या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अब ये एक तरह से अपना स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। मुझे निकालनी है इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या लगना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने पास वही है, कैपेसिटेंस एक ही फॉर्मूले से निकाल रहे हैं अपन, C=Q/V। Q अपन को पता है, चार्ज Q है। पोटेंशियल निकालना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंट्स के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ये तो निकालते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे वो चीज़ समझना। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, आ गया रामबाण फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, ठीक है, बोला था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V=E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अच्छा एक चीज़ समझना, अच्छी चीज़ है, इस बीच चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, पहले लिमिट लगाओ। कौन से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, यानी कि R1 से R2 ये ले रहे हो। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, R1 से R2 लगा दे लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब इंटेंसिटी यहाँ कितनी होगी, भाई बीच की इंटेंसिटी लेंगे अपन। जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक अपन पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो इंटेंसिटी भी यहाँ की कहीं की आएगी। मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया, कौन सा रैंडम पॉइंट लिया, ये मान लो यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट लिया मैंने P, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। किसी भी कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, 0, ठीक है, होती है। ये जो पॉइंट P है वो तो इस कंडक्टर से तो बाहर है बाहर। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, R मान ली। तो जब पॉइंट P जो है वो इस कंडक्टर से तो बाहर है, तो इस कंडक्टर के कारण तो यहाँ इंटेंसिटी जो बनेगी वो मैं कितनी बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, KQ/R²। ये तो अपन पढ़ते हैं भाई, मान लो ये कंडक्टर है ही नहीं, तो इस कंडक्टर के कारण तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/R²। पढ़ते हैं अपन। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो तो इस कंडक्टर के तो अंदर की तरफ है, तो इस कंडक्टर के अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी इस कंडक्टिंग चार्ज के कारण कितनी हो जाएगी, 0। ये कोई इंटेंसिटी नहीं बनाएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ है और अंदर इंटेंसिटी 0 होती है। तो केवल इंटेंसिटी कौन बनाएगा, ये वाला स्फीयर बनाएगा, कितनी बनाएगा, KQ/R²। बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। अपन कहाँ से कहाँ, इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब यदि इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपन निकालना चाहें तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, ऐसी है। और इधर से इधर अपन डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, R1 से R2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई, R1 से R2। तो डिस्प्लेसमेंट तो अपन अंदर की तरफ ले रहे हैं, इंटेंसिटी बाहर की तरफ है। तो dr की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अंदर की तरफ है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है, इतना मत बनाओ चाहे इसको। यदि इंटेंसिटी डायरेक्शन बनाएंगे तो इंटेंसिटी कैसी है, इनवर्ट, बाहर की तरफ है, और dr कैसा है, अंदर की तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री। डॉट हटाएंगे, cos 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ से v जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का R1 से R2 E इंटू dr हो जाएगा। डॉट हटा दिया, इंटू dr, E की वैल्यु KQ/R², ऐसी है। तो v जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस R1 से R2 KQ/R² इंटू dr। K कॉन्स्टेंट, Q कॉन्स्टेंट, R चेंज हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 हो सकता है। तो R को अंदर रखो, बाकी सबको बाहर ले आओ। तो V = KQ तो बाहर आ गया,
अंदर रह गया R1 से R2 1/r² dr। आ गया इंटीग्रेशन 1/r² का क्या होता है, माइनस चल ही रहा है साथ में, तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r। मैंने बताया था बहुत बार काम आएगी चीज़ें, आगे भी काम आती रहेगी। R1 से R2 माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा KQ आ जाएगा। लिमिट पुट करो 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा। और आगे बढ़ा दो, R1 R2 एलसीएम ले लो तो V इक्वल्स टू KQ, ठीक है। R1 R2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो क्या बचेगा, R1 माइनस R2 और नीचे क्या आएगा, R1 R2। ये तो किसका फॉर्मूला आ गया अपना, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अपन को तो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। फॉर्मूला लगा दो C इक्वल्स टू Q बाई V, बस सिंपल सी चीज़ है। तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला अपन लगाएंगे जब Q बाई V, तो V की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन V कितना आया है, KQ अपॉन KQ इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा KQ और अंदर रह जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 रह जाएगा। Q से Q कैंसिल, ठीक है, Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो C का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/K। R1 R2 ऊपर जा सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे तो क्या चला गया, R1 R2 और यहाँ क्या रह गया, R1 माइनस R2, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये बन सकता है। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाता है, 1/K की जगह क्या बोल सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/K क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C जो बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो यदि यहाँ पर मीडियम ले लूँ, इन दोनों स्फीयर के बीच में मैंने मीडियम ले लिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन R। तो यदि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R वाला मीडियम ले लूँगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा। और क्या होना है, और कुछ नहीं होना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये कब बन जाएगा, जब दोनों स्फीयर्स के बीच में क्या हो, मीडियम हो। मीडियम की कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपना ये आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मीडियम की कंडीशन में कैपेसिटेंस जो होगी वो एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगी किसकी, एयर या वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस की। ठीक है, बाकी तो C के इक्वल ही है, केवल एप्सिलॉन R को हटा दो, बाकी सब पूरा किसके इक्वल है, C के इक्वल। तो एप्सिलॉन R इंटू C। ठीक है, तो मीडियम के केस में कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन R इंटू C। ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला अपना बनता है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा टॉपिक है, डेरिवेशन अच्छी है इसकी। फॉर्मूला ये बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। अब न्यूमेरिकल से यदि आते हैं तो क्या मिलेगा तुम्हें, रेडियस मिल जाएगी। और तो क्या चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। कितना चार्ज है, क्या नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। केवल अपन को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, बस। बाकी तो सब कैंसिल हो ही गया, बाकी तो क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। तो कैपेसिटेंस के लिए अपन को क्या चाहिए, केवल अभी तक अपन ने जो फॉर्मूले निकाले थे उनमें सब में चार्ज तो वैसे ही कैंसिल हो रहा था। अपन को क्या चाहिए था, पैरेलल प्लेट में क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था और डिस्टेंस चाहिए थी दोनों प्लेट्स के बीच में, एप्सिलॉन नॉट अपॉन d तो था। तो ऐसे ही यहाँ पर रेडियस चाहिए, बस साइज चाहिए अपन को, कितनी साइज है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, साइज चाहिए। तो साइज अपन को पता चल गई तो अपन क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने पास में आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास में आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंडर, उसको और देख लेते हैं, उसमें क्या है। देखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ लो। हाँ, एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आ चुकी है। वैसे क्या आ गई है पता है, न्यूज़ आ गई है सीबीएसई के एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे 12th क्लास के। ऐसा तो नहीं है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम नहीं होंगे। लोग, कई बच्चे खुशियाँ फटाके ले लेके आ गए थे कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण एग्ज़ाम जो कैंसिल हो जाएंगे। फटाके ले आए थे कि फटाके फोड़ेंगे जैसे एग्ज़ाम कैंसिल का अनाउंसमेंट होगा। तो अनाउंसमेंट सीधा ये होगा कि एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। अब कैसे होंगे वो चीज़ जो है वो अब सीबीएसई क्लियर करेगी कि वो कैसे करवाएंगे। 2 ऑप्शन है उनके पास में। ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन तो ये है कि केवल मेन जो सब्जेक्ट्स हैं केवल उन्हीं के एग्ज़ाम करवाएं। मेन सब्जेक्ट कौन सी, इंग्लिश हो गई, फिर इंग्लिश तो होनी है इंग्लिश तो होनी है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जियोग्राफी, अकाउंटेंसी, ये सब मेन सब्जेक्ट है, तो उसके तो एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये था कि मेन एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, और दूसरा ऑप्शन ये था कि यदि सारे पेपर करवाते हैं, दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट एक ऑप्शन तो क्या था, मेन एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। ठीक है, बस मेन एग्ज़ाम करवा लो, बाकी एग्ज़ाम, बाकी के जो मार्क्स हैं, बाकी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है, कोई आईपी ले रखा है, किसी ने फिजिकल ले रखा है, तो वो जो मार्क्स है वो उन मेन पेपर के जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही दे दिए जाए। ठीक है, दूसरा प्रस्ताव ऑप्शन क्या रखा गया है, दूसरा ऑप्शन ये रखा गया है कि स्कूल, जिस स्कूल में बच्चे हैं उसी स्कूल में एग्ज़ाम करवा लिया जाए और पेपर की ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे की कर दी जाए। ठीक है, हाफ कर दी जाए और ऑब्जेक्टिव पैटर्न का पेपर हो जाए। ठीक है, उसमें फिर सारे पेपर होंगे। यदि 1.5 घंटे का पेपर होता है और स्कूल में ही सेंटर आता है, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसी में यदि सेंटर आ जाता है, कई खुश हो गए, अरे उसी स्कूल में सेंटर आ गया, फिर तो लोकल एग्ज़ाम हो गया, है ना। तो उसमें ही यदि सेंटर आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर सारे पेपर होंगे। तो अब इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो सेलेक्ट करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी ये क्लियरिटी उन्होंने कर दी कि एग्ज़ाम 100% होगा ही होगा, एग्ज़ाम किसी सूरत में भी कैंसिल नहीं होगा, ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है, चलो, तो अपने पास में टॉपिक क्या था, कैपेसिटेंस अपन को निकालनी थी, किसकी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसी को मिटा देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मेरे पास में है तो उसकी कैपेसिटेंस अपन को निकालनी है, कोई ज़्यादा कोई नहीं है, वही अपन को फॉर्मूले लगाने हैं और कोई खास चीज़ नहीं है इसके अंदर भी। चलो, ये मान लो मेरे पास में एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बहुत ही अच्छा, सुंदर, प्यारा, सच्चा सिलेंडर बना लिया अपन ने। ठीक है, इसको मैंने चार्ज क्या दिया, प्लस में, प्लस का चार्ज दे दिया, बहुत बढ़िया। चार्ज क्या रहेगा, सरफेस पे ही तो रहेगा सिलेंडर के। ठीक है, ये इसकी एक्सेस मान लो, ये सिलेंडर की क्या है, एक्सेस है। ठीक है, इसके बाहर मैंने एक और दूसरा सिलेंडर बनाया, भी कैपेसिटर बनाना है अपन को, तो इसके बाहर की तरफ अपन ने क्या बना दिया, एक दूसरा सिलेंडर और ले लिया, ऐसा ले लिया, थोड़ा सा बड़ा लिया ताकि समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, अच्छा टॉपिक है। दूसरा सिलेंडर ले लिया, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, भी पॉजिटिव क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, तो अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव, बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। बाहर वाली सरफेस को अपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ठीक है, इनकी रेडियस मान लो, इसकी जो रेडियस है वो तो अपन मान लेते हैं a, और इसकी जो रेडियस है वो मान लेता हूँ b। उधर r1 r2 माना था, इधर a भी मान लेते हैं, बाकी मान कुछ भी सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, C = Q/V। ठीक है, इस पे चार्ज अपन ने मान लिया Q है, मान लिया। इसकी लेंथ जो है वो लेंथ मैंने मान ली क्या है, L है, और इस सिलेंडर के यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो मैंने क्या मान लिया, लैम्डा है, यहाँ मान लेते हैं। यूनिट लेंथ पे चार्ज यदि लैम्डा है, टोटल चार्ज यदि Q है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q/L। लेंथ कितनी मानी अपन ने, L मान ली। ठीक है, ये चीज़ काम में लेंगे। ठीक है, तो अब समझो, ये C तो Q/V, लैम्डा Q/L, क्या निकालना है, V निकालना है। वही तरीका, V निकालने का तरीका, V = इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो जाएगा। कौन से पॉइंट के लिए, मैंने बाहर कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ कितनी होगी, अब मेन चीज़ वो है यूनिट लेंथ पे चार्ज। अब इंटेंसिटी कौन बनाएगा, क्या ये वाला सिलेंडर इंटेंसिटी बनाएगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर की तरफ पॉइंट P है, तो ये वाला सिलेंडर तो इंटेंसिटी बनाएगा ही। इस सिलेंडर के ये पॉइंट बाहर की तरफ है, तो ये पूरा चार्ज कैसे करेगा, कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट की, एक लाइन की फॉर्म में बिहेव करेगा, जिसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में मान सकते हैं। तो लाइन की फॉर्म में, यानी कि वायर की फॉर्म में काम करने लग जाएगा पूरा सिलेंडर, इस पॉइंट के लिए करने लग जाएगा। भाई इसकी रेडियस बहुत कम होती है और ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने जितनी बनाई है उतनी नहीं है, इसकी रेडियस बहुत ही कम है, बहुत कम है, और ये पॉइंट बाहर की तरफ है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ये जो सिलेंडर है वो एज ए लीनियर चार्ज की तरह काम करेगा। और लीनियर चार्ज से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं 2k λ/r, पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी होगी 2k λ/r, किधर की तरफ, आउटवर्ड। इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसे होगी, मैं यहाँ बना देता हूँ। इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये वाली रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अपन किधर देंगे, इधर की तरफ,
डी आर की डायरेक्शन ये, क्योंकि कहाँ से कहाँ, कौन से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही चीज़ इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, बी से ए की तरफ, ठीक है, बी से ए की तरफ। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, बी से ए की तरफ। तो बी से ए चलेंगे तो डी आर तो इधर की तरफ, इंटेंसिटी इधर की तरफ, एंगल कितना 180, कोस 180, डॉट हटाएंगे तो कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1। तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी से ए ई इंटू डी आर हो जाएगा। e की वैल्यू पुट कर दो 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r, तो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b से a 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r इंटू डी आर। 2 कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट, लैम्डा कॉन्स्टेंट, r वेरिएबल है, r को अंदर रख लो, बाकी सबको बाहर निकाल दो। 2k लैम्डा, ठीक है, इनको तो बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा, b से a 1 अपॉन r डी आर, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, लॉग के बारे में कुछ सुना है कभी, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग x, ठीक है। अभी याद रखना है, देखो इन चीज़ों का तो अपन क्या कर सकते हैं, सब 11th में पढ़ते हैं अपन। 2k लैम्डा ऐसे कैसे, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r या ln r बोल दो, ठीक है, b से a हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो और कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा 2k लैम्डा और ये हो जाएगा ln r की जगह एक बार b और एक बार a और एक बार b, तो ln a माइनस ln b हो जाएगा, ठीक है। ln a माइनस ln b, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो v इक्वल हो जाएगा 2k लैम्डा, ठीक है, और ये हो जाएगा ln a अपॉन b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा माइनस छोड़ दिया था अपन ने, एक डॉट हटाएंगे तो cos 180, cos 180 के लिए -1, माइनस पे तो चल रहा था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अब माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर लेंगे तो क्या होगा, log b माइनस log a, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, माइनस अपन ने छोड़ दिया था पहले, छूट जाती है कई बार चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये हो जाएगा ln, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस में चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, तो ln b माइनस ln a आ जाएगा इस तरह से। ln b माइनस ln a को बोल सकते हैं ln b अपॉन a, तो v जो बनेगा 2k लैम्डा, ठीक है, 2k लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा ln और साथ में क्या हो जाएगा b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा को क्या बोल सकते हैं, q बाई l बोल सकते हैं, तो लैम्डा की जगह मैं q बाई l पुट कर देता हूँ, तो ताकि आगे सिंपल हो जाएगा, 2kq अपॉन l हो जाएगा और ln b अपॉन a हो जाएगा। अब ये तो v आ गया, v निकाल लिया, c निकल जाएगा, अब बचा क्या है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। c इक्वल्स टू फॉर्मूला q अपॉन v, तो c इक्वल्स टू q अपॉन v की जगह ये पूरा पुट कर दो, 2kq अपॉन l ln b अपॉन a हो जाएगा। q से q कैंसिल, l ऊपर चला जाएगा बेचारा, l बेचारा ऊपर गया, तो l इक्वल l अपॉन 2k ln b अपॉन a, और k की जगह क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन k क्या हो सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन 2 ln b अपॉन a हो सकता है। ये जो फॉर्मूला बनता है, अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, चाहे तो ऐसे याद रख लो, चाहे कैंसिल करके याद रख लो। ये फॉर्मूला बनता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला व्हेन एयर और वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द मीडियम। अब मान लो मीडियम आ गया एप्सिलॉन आर, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल अपॉन 2 ln b अपॉन a। ये मीडियम के केस में अपनी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी कि c मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ c, ठीक है। ये अपने पास में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है, इसकी डेरिवेशन ही पूछी जाती है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि लॉग फंस गया यहाँ पे, ठीक है, लॉग फंस गया तो फिर लॉग टेबल देनी पड़ेगी, लॉग की वैल्यू या फिर अलग से निकाल के देनी पड़ेगी, इसलिए न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस इस पे कम है। इसकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इसकी डेरिवेशन याद रखनी है कि डेरिवेशन किस तरह से होगी। बोर्ड लेवल पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से फॉर्मूला जो है वो याद रखना है कि फॉर्मूला किस तरह से क्या हो रहा है। अब देखो इसमें भी सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा गया LAB, एक तो लेंथ बची, एक रेडियस बची, ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, यानी कि क्या है
वही चार्ज वर्ज जितना चार्ज दे रखा है उस पर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल साइज पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग कोई कंडक्टर यदि रखा हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस केवल इन्हीं चीज़ पर डिपेंड करती है, अपन ने चार्ज कितना दिया है, पोटेंशियल कितना है, उन सब के ऊपर कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो ये अपना कैपेसिटर का जो एक पार्ट था, पैरेलल प्लेट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अपने देख ली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीनों की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एक आधी डेरिवेशन तीनों में से कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल पे फंसी जाती है। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले याद रखो तो न्यूमेरिकल्स जो है वो सिंपल सिंपल अपने हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पर अपन न्यूमेरिकल्स देख लेंगे और नेक्स्ट अपना जो कैपेसिटर आएगा उस पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और है। तो चैप्टर जो है वो 2-3 क्लास या 3 क्लास के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा चैप्टर वैसे। तो एक तो अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, फिर एनर्जी स्टोर निकालना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालना है, फिर कुछ इसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस देख लेंगे। क्लियर, तो ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसको तैयार करते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। वेरी ऑल द बेस्ट।